अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसङ्गितः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये 14 कुंडलियां जो मैंने कही थी उसकी ये आखिरी कुंडली है और ये हैं सहारनपुर से 26 जनवरी 1960। नाम राधे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं, इनका सवाल भी है और ये सवाल प्रत्येक माता पिता की तरह ही इन्होंने भी वैसे ही पूछे हैं जैसे कि सामान्यतया लोग पूछते हैं। माघ माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी होता है, सच्ची और सुंदर सांवली लेकिन कुलीन घर के पत्नी का मालिक होता है, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है और आसपास के लोगों में उसकी बड़ी ही ऊंची परख और पहचान होती है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं पर वो यूं जाती भी रहती हैं या व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता है। वो शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के उसको देखता रहता है, उसका अवलोकन करता रहता है। क्लियर है? शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन पे शनि का प्रभाव रहेगा और ऐसी स्थिति में कि उसके काम थोड़े से रुक रुक करके होते रहेंगे पर हो जाते हैं मूलतः। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का चंद्रमा, इनकी कुंडली का सबसे प्रधान सवाल, मैं ऋण से मुक्त कब होऊंगा। पर सवाल यह उठता है कि गए क्यों थे, वो कौन सा ग्रह था जो व्यक्ति को ऋणी बनाता है। इस सवाल और इस कार्यक्रम में आपको इस सवाल का उत्तर दूंगा। उसकी शुरुआत यहां से होती है कि आपका जन्म में, आपके कुंडली में गुरु का प्रभाव कैसा है, मंगल का प्रभाव कैसा है, छठे भाव के अधिपति कैसे हैं, धन भाव कैसा है, लाभ भाव कैसा है, व्यय भाव कैसा है, मंगल की स्थिति कैसी है। ये सारी चीजों का अवलोकन होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा है, जैसे कि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का इनका जन्म है, ये मेन कारण है। आप अगर ऋण में जा रहे हैं, आप अगर धन का सही तरीके से समायोजन और उसका नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, आपके धन के स्थिति को मैं कमजोरी से अगर देख रहा हूं या फिर कुंडली अगर ऐसे प्रभावों को दिखा रही है कि आपकी कुंडली में धन का प्रभाव कमजोर है या धन कमजोरी से आता दिख रहा है या धन का कहीं ना कहीं से असमंजस से लेना देना हो रहा है, तो निसंदेह उसमें चंद्रमा की स्थिति कमजोर समझी जाती है। या फिर अगर चंद्रमा की स्थिति है तो निसंदेह मान के चलिए कि ये जो है वो चीजें गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। चाहे श्वसन तंत्र की बात करें, जहां चंद्रमा और बुध दोनों उसके लिए कारक होते हैं, ठीक धन के आने और जाने का भी कारण चंद्रमा ही होता है। वो रेगुलेट करता है, वो ठीक उसी तरीके से जैसे गैस का नॉब रेगुलेट करता है, कितना गैस छोड़ना है और कितना गैस अपने पास रखना है। मतलब ये चंद्रमा ही है जो धन के आवागमन या उसके आने और जाने की गति को तय करते हैं। अगर वो पापक हो जाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली कमजोर सी हो जाती है। अगर वो शुभक होते हैं तो कुंडली ओपन होती है, वहां पे धन के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, दरिद्र दोष कम लगता है। सोमवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास शांति है पर वो बाहर से कभी भी दिखेगी नहीं। अंदर चाहे कितनी ही भूचाल की स्थिति बनी हुई हो, अंदर चाहे कितनी ही समस्या से व्यक्ति कितना ही ग्रसित क्यों न हुआ हो, बाहर कभी भी उसको देख करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि उसके पास इतनी सारी समस्याएं हैं। और वस्तुतः वो चाहे कितने ही ऋणों में उलझा रहे, कितने ही समस्याओं का वो प्रत्येक दिन जो है वो आवागमन उसके जीवन में होता रहे, पर फिर भी वो ऐसे प्रभावित नहीं होता। मतलब वो धीर है, गंभीर है और पुरुषत्व के लक्षणों से युक्त होने वाला होता है। वो अपने जीवन में जीरो से शुरू करता है, अपने आने के साथ ही पिता का भाग्य उदय करवाता है और अपने आने के साथ ही कई प्रकार के वैभवशाली काम भी जीवन में कर लेता है। राजा का और राजा के निकट जाकर के बैठने वाला होता है। क्लियर है? व्याघात योग, व्यक्ति जो सोचता है वो कई बार नहीं होता है, या व्यक्ति जो सोचता है वो कई बार धरा का धरा रह जाता है। कई बार व्यक्ति के स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में व्याघात युग में जन्म होने के कारण व्यक्ति की इच्छाएं कई बार कुंठित हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है। गर कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो महत्वाकांक्षी है, स्वाभिमानी है, रसिक स्वभाव का है, प्रेमी है
इस वजह से जल्दी ही इमोशनल भी हो जाता है। एक बात और बताता हूं, व्यक्ति की कुंडली में अगर आप जमघट देखें तो आजकल जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं मेरे पास, मैंने ये गौर करा है, 3 दिन पहले एक कुंडली आई थी जिसमें भाग्य भाव में ही सारे ग्रह बैठे थे। अभी कल परसों की कुंडली मैंने देखी थी जहां पंचम भाव में ही सारे ग्रह बैठे थे। इनकी कुंडली में देखिए लग्न में ही सारे ग्रह बैठे। और एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में जब एक ही भाव में पंचग्रही योग कहने को होता है, चतुर्ग्रही योग कहने को होता है, पर अनुभव यही कहता है कि वो भाव परेशान हो जाता है। आप इनकी कुंडली को जरा देखिएगा, लग्न में ही मंगल बैठे हैं जो कि ऋण लग्न में इस कुंडली में कारक होते हैं, पर 12वें के भी अधिपति होते हैं। शुक्र बैठे हैं जो कि ऋण के अधिपति होते हैं। शनि बैठे हैं जो धन और पराक्रम के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में धन को रेगुलेट करेंगे या धन से संबंधित समस्या या धन के आने का और जाने का ब्यौरा पूरा रखेंगे। और चंद्रमा बैठे हैं जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं। इस चंद्रमा को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात आपको यही बता दूं कि अगर जन्म कुंडली में अष्टमेश लग्न में हो, ध्यान से समझिए मेरी तरफ, अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति या अष्टमेश लग्न में बनते हो, खास करके ये धनु लग्न की कुंडली की बात ज्यादा होगी, अगर अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बनते हो और नवांश कुंडली में वो स्वग्रही होते हो, ध्यान से एक बार फिर से बता दूं, अगर अष्टम भाव का अधिपति लग्न में बैठा हो और वो नवांश कुंडली में स्वग्रही हो रहा हो, जैसे कि यहां हो रहे हैं, तो व्यक्ति शतायु होता है, व्यक्ति 100 वर्षों तक की आयु जी लेता है। लेकिन आजकल की स्थिति के बारे में इसको ठीक करने के लिए आप अपनी कुंडली में जरा देखिए कि इन्होंने सवाल पूछा है, डायरेक्टली बात करता हूं, इन्होंने सवाल पूछा है मैं ऋण में हूं और ये बड़े भयंकर ऋण में है। पर ध्यान से समझिए कि हम पहले उसके कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। अग्नि तत्व का ग्रह लग्न में बैठा है, राशि बनी है ना अग्नि तत्व की, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। और ज्योतिष का सूत्र और ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि अगर अत्यधिक संख्या में ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति बहुत बड़े कर्ज का मालिक होता है, कर्जदार होता है। और कई बार तो वो उसको लेकर के चुकाने की और ना चुकाने की स्थिति में भी नहीं होता है। कई बार तो वो जीरो हो जाता है, कई बार तो वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, कई बार तो वो उस पर विचार भी नहीं करता है। ये दोनों ही स्थितियां होती है। तो सरकार अपना माथा पीटे कि आप ऋण चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कल को सरकार के ऋण नहीं भी देते हो तो ये नुकसान सरकार का होगा, आपका नहीं। क्योंकि आपकी कुंडली में ऋण भाव के अधिपति जो बनते हैं, छठे भाव के अधिपति, गौर करिएगा, वही एकादशवें भाव के अधिपति, ध्यान से समझिए, छठे भाव के अधिपति ऋणेश, एकादशवें भाव के अधिपति आय भाव के अधिपति, और 12वें भाव के अधिपति मंगल, साथ ही साथ धन भाव के अधिपति शनि। ध्यान से समझिएगा, शुक्र मंगल और शनि, ये सब अग्नि तत्व की राशि में और लग्न में ही बैठे हैं। इस वजह से कि मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी, क्या बताई थी, कि जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति का संबंध एकादशवें भाव के अधिपति के साथ या व्यय भाव के अधिपति के साथ हो जाता है तो व्यक्ति ऋणी हो जाता है, या व्यक्ति के जीवन में ऋण की स्थिति कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप इनकी कुंडली में, अब मैंने तो ये बात कही, दूसरी बात कि व्यक्ति ऋण में गया क्यों, पहले हमें यही समझना होगा कि जन्म कुंडली में अगर मंगल लग्न में बैठे हों और अगर वो अच्छे नक्षत्र में ना बैठे हों, यहां पे मंगल जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और इस कुंडली में वो शुक्र ऋणेश होते हैं। कुंडली बड़ी अजीब होती है और ज्योतिष जैसा विषय तो बड़ा अद्भुत होता है। आप जो करके बैठने वाले हैं और जो आपके साथ होने वाला है वो पहले से बता के बैठी है ये, और ये पूरा का पूरा नंगा कर देता है, छोड़ता नहीं कुछ। विचार करिए, मंगल ऋण के लिए सबसे पहले अगर किसी भी ग्रह को देखा जाता है तो सबसे पहले मंगल को ही देखा जाता है। अगर ऋण के लिए किसी भाव को देखा जाता है तो सबसे पहले इस भाव को ही देखा जाता है। आपसे अगर कोई ऋण का सवाल पूछेगा तो आप इसी को देखोगे, क्योंकि यही वो भाव है। पर अब सवाल ये उठता है कि ऋण से मुक्ति कब हो, तो ऋण से मुक्त और कर्ज से मुक्त होने का जो भाव होता है वो 12वां भाव होता है। इस भाव का अधिपति लग्न में बैठा है
और छठे भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बैठा है। लग्न में मंगल बैठे हैं, उनके पास बल बड़ा कम है, लेकिन गौर करिए अभी जातक के जीवन में 2021 के 8वें महीने से मंगल आए हैं और ये चलेंगे 2022 के 9वें महीने तक। कुछ उक्ति अगर लगा सकते हैं तो निसंदेह एक बात बताता हूं, ज्योतिषी और ज्योतिष के सूत्र आपको ये तो जरूर बैठा रहे हैं कि व्यक्ति ऋण में है, ऋण में है, ऋण की स्थिति बन रही है। क्योंकि एक मैंने पहले क्या बात बताई, पहली बात कि अगर बहुत सारे ग्रह जन्म कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति ऋण में जाता है। छठे भाव के अधिपति का संबंध एकादशवें और 12वें भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति का संबंध अग्नि तत्व से होता हो या ग्रह एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति ऋण में जाता है। ये दो बातें फॉलो हो गई। तीसरी बात मैंने क्या बात बताई कि ऋण के लिए मंगल को देखा जाता है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का ऋणेश है, व्यक्ति को ऋण में डालता है और लंबे चौड़े ऋण में डाल देता है। पर मुक्ति का भाव तो अभी आया है। अगर कुछ बड़ा कदम करना चाहते हैं अपने पैतृक संपत्ति की सहायता से तो निस्संदेह 2022 के 9वें महीने तक आपके पास एक मौका है जहां आप बड़े ही आसानी से ऋण से मुक्त होने के प्रभाव में जागृत हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको, और यही वो अवस्था है जो आपके जीवन में आपको ऋण से मुक्त कर सकती है। यही वो दशा है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने माथे पर से बहुत बड़ा जो है वो कर्ज मुक्त कर देता है। यही वो दशा है जब व्यक्ति को मेंटल पीस मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचतुर्थ भाव का वो भाग्य होता है, चतुर्थ का नवा सुख है, वो संपूर्ण भाग्य है ना, वहां पे वो खड़ा है और वहां के अधिपति लग्न में बैठे हैं पंचमेश होकर के। इस वजह से ये बात बनी। इन्होंने अगला सवाल ये पूछा है, मैं ससुर कब बनूंगा, या मैं अपने मेरे बेटे की शादी कब होगी। मांगलिक कृत्य होने का योग जन्म कुंडली में गुरु कराते हैं। और गौर करिए तो व्यक्ति की कुंडली धनु लग्न की है और लग्न के अधिपति की दशा अब चलेगी। 1960 का इनका डेट ऑफ बर्थ है और इस अवस्था में अगर गुरु की दशा चल जाए तो कहना ही क्या है। मतलब एक बार फिर से व्यक्ति, अब जरा गौर करिए तो पुनर्वसु गुरु जो है वो मूल नक्षत्र के बैठे हैं। मतलब ये सामान्यतया कुछ अच्छा भी देते हैं, कुछ बुरा भी देते हैं, क्योंकि इनका जो फल होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में केतु कहां बैठे हैं। आपकी कुंडली में केतु बहुत अभ्यस्त और यहां पे वो शुभ ग्रह गुरु की राशि में बैठेंगे तो गुरुवत हो जाएंगे, और केतु गुरुवत होते हैं। इसका मतलब है कि केतु के नक्षत्र में जो गुरु बैठे हैं वो आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले बन सकते हैं, क्योंकि ग्रहों को सबसे ज्यादा प्रभाव नक्षत्रों से प्रभावित होते हुए और मिलता हुआ देखा जाता है। इस वजह से आपकी कुंडली में ये बात बन रही है कि गुरु की दशा आपके लिए अच्छी जा सकती है। पर गौर करिए, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। आप अगर इनकी कुंडली में देखेंगे लग्न कुंडली में तो राहु दशम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, पर वो ग्रह इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए राहु का संबंध गुरु से अच्छा नहीं होगा। वो जन्म कुंडली में भले ही बुध की राशि में बैठे हैं, जहां दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के धन भाव में बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं, और गौर करिए चंद्रमा के ठीक आगे सूर्य और बुध जैसे देशी योग का निर्धारण करा रहे हैं ये ग्रह। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके महाधनी योग लगा रहे हैं। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट हो रहे हैं। जहां राहु बैठे हों, अगर उस भाव को राहु देख रहे हों, मतलब उस भाव के अधिपति को अगर देख रहे हों तो राहु के पास बल मिलता है। पर ध्यान से समझने की बात है कि वो सबसे पहले उसको बल की प्राप्ति जो होगी वो इस बात पे तय होगी कि वो लग्नेश के साथ उसके संबंध कैसे बनते हैं। जो राहु कुंभ लग्न और मकर लग्न के लिए परिणाम अच्छे देंगे, वो राहु वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे, या वो उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितने वो मकर और कुंभ के लिए देंगे, या तुला के लिए देंगे, या वृषभ के लिए देंगे। ये बात बहुत ही समझने वाली है। धनु लग्न की कुंडली है ये, राहु दशम स्थान में सामान्यतः आपको कहने को मैंने ही ये बात कई बार कही है कि दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे वो इसी दशा काल में व्यक्ति सबसे ज्यादा कष्ट में रहा है, क्योंकि ये राहु आपके कर्म क्षेत्र को ऊहापोह वाली स्थिति में भी रखा है। उसने दिए भी हैं तो ले भी लिए हैं, और आते आते तो बिल्कुल ही ले लिया है। पक्की बात कहता हूं, गारंटी से। दिए भी थे पर लेकर के निकल जाता है, ये स्थिति होती है। और दरअसल आप अपनी कुंडली में जरा देखिए तो अब वो वक्त खत्म होने वाला है, गनीमत है। ये बहुत अच्छी बात है
कि आपने एक बहुत ही कष्ट भरे समय जो है वो काटे जीवन में, और अब आपकी कुंडली में मैंने एक कुंडली देखी थी, वो जातक जो है वो महज 25-26 साल का है, मेरे ही रिलेटिव हैं वो, और उनकी कुंडली में राहु की दशा में भयंकर उसने उत्पात मचाए, अपने जीवन में कष्ट दिए। पर गुरु की दशा उनकी जन्म कुंडली में 2020 के नवंबर में आती है। आज वो व्यक्ति पैक्स अध्यक्ष है, सबसे छोटी उम्र में वो बना, बड़ा बड़ा अपनी अवस्था का सबसे, अपने क्षेत्र में सबसे छोटी अवस्था में वो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीता है। और मैंने ये फलादेश उसकी जन्म कुंडली में राहु की दशा में जब ये काम शुरू किया था, मैंने जब एक कमरे में बैठ करके ही वो काम करता था, तब ये बात बताई थी कि गुरु आएंगे तो देंगे, और आते ही गुरु का प्रभाव उसको दिख गया था। तो एक बार आप फिर से अपने आप को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गौर करिए, राहु का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र होता है, जहां पुनर्वास करवाते हैं वो। आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मूल नक्षत्र में, उसमें मिला जुला असर और आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि केतु आपकी कुंडली में खराब नहीं है। सामान्यतया राहु दशम स्थान में अच्छे परिणाम करते हैं और केतु चतुर्थ स्थान में अच्छे नहीं होते। ये बात मैंने कार्यक्रम में बता रखी है कि चतुर्थ और पंचम, दशम और एकादशवें के राहु अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लग्नेश के साथ उनकी मित्रता नहीं होती है, वो लग्नेश के लिए अच्छे नहीं होते। पक्की बात है। इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया थी ये बात कि अब आपकी कुंडली में एक अच्छा वक्त आने वाला है, जहां आप आशावादी प्रवृत्ति को धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक जो विचारधारा होती है, वो व्यक्ति के जीवन में दोहरा बल डाल देती है, और मैं ये बल आपको डालना चाहता हूं। ये बात है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में धन भाव की स्थिति, धन भाव मजबूत है, वो कमजोर नहीं था, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति धन भाव में बैठ करके महाधनी योग। अब जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग बने। तो भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना, ये एक प्रकार का धन योग है। धन भाव के अधिपति का लग्न में जाना, ये धन योग है। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, ये धन योग है। अब जरा गौर करिए तो लग्न में कितने सारे ग्रह बैठे। तो लग्न में बैठे 5 ग्रह, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, शनि और गुरु। पर यहाँ पे अच्छे कितने ग्रह बैठे हैं। तो सबसे बढ़िया तो लग्न बली हुआ। इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का धन, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का अद्गुण, ये सब उसके पास रहेगा। लोगों का सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, पद, गुण, धर्म, देश, सब चीज है। लेकिन चंद्रमा भी बैठे हैं, जो आयु का मालिक, वो तो बता चुका हूं पहले। शुक्र बैठे हैं, जो व्यक्ति को लाभ दे रहे हैं, ये भी धन योग है। 12वें के अधिपति और पंचम के अधिपति लग्न में मंगल बैठे हैं, इस वजह से ये धन योग बनता है। पंचमेश के साथ लग्नेश का बनना, व्यक्ति जो होता है वो देश के लिए, अपने संतति के लिए हमेशा ही आतुर रहता है कि कुछ बोल दे कि मैं इसको दे दूं। ऐसा होता है संतति के लिए, व्यक्ति का दिमाग ऐसे ही होता है कि कुछ बोल दे, बस निकाल दे कि मैं दे ही दूं। ऐसा होता है क्योंकि ये पंचम भाव है ना, ये पुत्र का प्रेम जो इतना जागृत हो जाता है कि व्यक्ति अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। पर बात अब यहां पे आके अटकती है कि पुत्र उनका उनके लिए कितना सोचता है। क्योंकि अगर गृहस्थ बना है और गृहस्थ के गर्भ से व्यक्ति पैदा हुआ है और संपूर्ण तरीके से अगर वैरागी नहीं हुआ है, तो निसंदेह उसको गृहस्थ धारण करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा धर्म होता ही नहीं है। गृहस्थ का जो जीवन होता है वो सर्वोत्कृष्ट, और इसको पाने के लिए तो स्वयं परमात्मा को भी जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेकर के उन्होंने उदाहरण भी पेश करे हैं। आप देख लीजिए उठा करके, कितने ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से विवाह करते हैं ताकि उनका ऋषित्व जिंदा रहे, ताकि उनका जो है वो व्रत पालन हो सके, ताकि वो यज्ञ आहुतियों में उनका जो है वो सर्वस्व, उनका फल उन्हें प्राप्त हो सके। ऐसे कितने ऋषि महर्षि हुए, हमारे इतिहास उठा करके आप पढ़ सकते हैं। पर गौर करिए, आजकल की पीढ़ी ऐसी है जो जिम्मेदारी लेने से दूर जाना चाहती है और जिम्मेदारी से भागना चाहती है, और वस्तुतः उसके वो आत्मबल की हीनता की स्थिति को कही जा सकती है। इसके ऊपर यही बात कर सकता हूं। आपने सवाल पूछा है मैं ससुर कब बनूंगा। 11वें भाव से ससुर का विचार होता है, ये पुत्र का 7वां, और यहां इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। और गौर करिए तो वो किसी भी पापग्रह से प्रभावित नहीं है, लग्न में बैठे हैं। हाँ, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि वो इस कुंडली के लिए बाधक भी होते हैं, बाधकेश होते हैं। तो बाधाएं तो जीवन में बनी हैं। और पंचम भाव का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में ठीक नक्षत्र में नहीं बैठा है, इस वजह से पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है वो कई बार एक समानार्थी बन जाता है। मतलब वो भी सामान्य है, ये भी सामान्य है, दोनों बहुत ज्यादा बेंच पे नहीं बैठते एक साथ और चाय नहीं पीते।
तो अगर हो सके तो चाय पी लिया करिए साथ में कभी कभी। हाँ, क्योंकि बच्चे को समझने की बारी है। अब आपकी कुंडली में राहु की दशा खत्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय आने वाला है, गुरु की दशा, जो हंस योग बना करके बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो ये कितने ही प्रकार के कुल दीपक योग भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल भी साथ में बैठे हैं। भाग्यशाली योग भी बनाएंगे, ऋषि योग भी बनाएंगे, धनाढ़ योग भी बनाएंगे। ये सारी चीजें बनती हैं। और जन्म कुंडली में इतने सारे, अब जन्म कुंडली में 2 ही भाव में सारे के सारे ग्रह बैठ गए, 2 ही भाव में सारे के सारे ग्रह। और अग्नि तत्व में अग्नि तत्व की राशि में अधिक संख्या में ग्रहों का बैठना व्यक्ति के जीवन में कई बार जो है वो इतना आग भर देता है, इतना आग भर देता है कि व्यक्ति जो होता है वो तड़ातड़ निर्णय लेने वाला होता है। वो कभी भी विचार ही नहीं करता है, बस तुरंत लिया, तुरंत किया, तुरंत दिया, तुरंत लिया, ऐसी स्थिति। अब जन्म कुंडली में पंचमेश का संबंध अगर छठे भाव के अधिपति से हो तो व्यक्ति के जीवन में कई बार समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं, वो बनी की बनी रहती हैं। और भाग्य भाव के अधिपति के साथ संबंध अगर चतुर्थ भाव के अधिपति या छठे भाव के अधिपति के साथ हो जाए, तो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ होगा तो व्यक्ति स्वयं के पिता का और स्वयं की माता का बड़ा ही संरक्षक होता है। और उसके साथ हमेशा ही, कई बार पिता से भले ही 2-4 संबंधों में कई बार खटास हो जाए, पर माता से कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि माता लग्न में बैठी हैं तो पिता जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। पिता का सुख जन्म कुंडली में दिख रहा है तो माता का सुख भी व्यक्ति को दिख रहा है, पत्नी का सुख भी दिख रहा है। पत्नी तो बिल्कुल ही कुलीन है और बहुत बेहतरीन, मतलब इसका आनंद ही अलग है इस कुंडली में, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य के साथ है, जो कि भाग्य का अधिपति है। पत्नी बुद्धिमान और तेजस्विनी होती है, ये बात है आप अपनी कुंडली में। तो ये बात, शुक्र की स्थिति कब बनेगी, धार्मिक कृत्य कब होगा, पहले इसके लिए तो आपको अपने बेटे को मनाना होगा, जो विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, जो कम से कम आपकी व्यथा को समझ सके, ये बात समझनी होगी। तो दूसरे नंबर पे, अगर ऐसा कुछ देख रहा हूं कि आपकी कुंडली में धार्मिक कृत्य हो तो गुरु ही ये काम कराते हैं। उनकी दशा अब आ रही है, परमात्मा की कृपा और बेटे का बुद्धि बदले कि वो कुछ अच्छा, क्योंकि एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं, जैसे पंचम भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति। पंचम भाव के अधिपति के ऊपर या पंचम भाव पर अगर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव के अधिपति पर या पंचम भाव के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह देख रहा हो, तो कोई भी ग्रह इसको देख नहीं रहा, तो व्यक्ति की कुंडली में एक ही संतति होने का योग होता है। और कई बार जब एक संतति हो जाए तो उसके तो आगे पीछे आपको अपना वंश चलाना है, तो उसके आगे पीछे तो आप डोलम डोल करोगे। पर वो पुत्र की कुंडली अगर मजबूत रही तो वो विवाह की स्थिति, क्योंकि वो पुत्र तो पहले ही जो है वो जिम्मेदारी लेने से भागना चाहता है और उसके निर्णय पे खुद ही उसको भरोसा नहीं होता है, इस वजह से ये समस्या बनी रहेगी। और इसको ही समझना होगा कि निसंदेह आपकी कुंडली में अगर हो सके तो सत्यनारायण भगवान की पूजा, सत्यनारायण भगवान का व्रत, और अगर हो सके तो एकादशी का व्रत, अगर हो सके तो पीपल का वृक्ष, या अगर हो सके तो घर में स्त्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ऋण वगैरह के प्रभाव से हैं तो इस कुंडली के लिए संपूर्ण समाधान जो आपके लिए मैं कर सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का वैदिक जो मंत्र होता है उसका 19,000 बार जप करवा लेने से भी देवगुरु बृहस्पति को बल मिल जाता है। अगर हो सके तो इस दशा काल में जो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा चली है, अभी चलेगी, और वो नवमांश कुंडली में उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और दशम के अधिपति होते हैं। चंद्रमा स्वग्रही हो रहे हैं, आयु के मालिक बना रहे हैं। मंगल साहस दे रहा है जो दाम्पत्य को कभी टूटने नहीं देता। शनि जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं और यहाँ पे राहु का प्रभाव इसे प्रभावित कर रहा है। कई बार जो होता है वो पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होता रहता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे गुरु मित्र की राशि में, नवांश कुंडली में भी जो गुरु हैं वो जन्म कुंडली में अपनी राशि के, यहाँ भी अपनी राशि के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को देव गुरु बृहस्पति का जो रत्न होता है पुखराज, वो धारण कर सकता है। साथ ही साथ अगर मन करे तो माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, पर पुखराज बहुत लाभ करेगा इस कुंडली के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में D10 चार्ट में भी वो बड़े अच्छे बैठे हुए हैं सूर्य और बुध के साथ। इस कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं होगी, लेकिन हाँ ऋणानुबंधन है। अगर कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो 2022 के 9वें महीने से पहले कुछ कर लीजिए। अगर हो सके तो शिव जी को
शहद अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो शिव जी को चंदन अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो पीतल के बर्तन में केसर को रात भर रख करके उसका तिलक लगाना चाहिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपकी कुंडली में ये सारी चीजें बन रही हैं। सत्यनारायण अगर कुछ नहीं करना तो खाली पुरुष सूक्त का पाठ या फिर उसी से हवन करवा दीजिए। उसी से ब्राह्मणों को बुला करके हवन भी कराया जा सकता है ऋण से मुक्ति के लिए। ये दैवीय उपाय है और दैविक मंत्रों का जप अगर हो सके तो खुद आपसे भी अपने आप से भी कर सकते हैं। लेकिन धन बचाने के लिए और धन को करने के लिए आपकी कुंडली में आपने सवाल पूछा है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो कब बिकेगी, तो मंगल ही ये सब काम कराते हैं। आपकी कुंडली में ये सारे कृत्य 2000 बेटा भी इसी समय सेटल हो सकता है। इसी समय आपकी कुंडली में जो है वो ऋण से मुक्त होने के आप प्रयास भी कर सकते हैं जो सफल हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ और अगर कुछ भी दशा काम ना कर रही हो तो गुरु तो आ ही रहे हैं, लेकिन ध्यान से वो अभी 2-3 साल तक रहेंगे आपकी कुंडली में। अगर मैं समझता हूं कि वो आ रहे हैं 2022 के 9वें महीने में, तो 24 के 11वें महीने तक वो भी आपकी कुंडली में रहेंगे। अभी 2 साल कम से कम आपको थोड़ी बहुत ये जो समस्या है आपको उनसे निकलने में लगेगा। तो आपको ये 2021 के 8वें महीने से लेकर के 2024 तक जो समस्या ये जो है वो सारा आपको कर लेना चाहिए। ये आपके पास 2-3 साल का जो समय है, इस दौरान आप काफी बड़ा भी कर सकते हैं और कुछ मशक्कत जो है वो आप उससे मुक्ति भी आपको मिल जाएगी। ये स्थिति बनती है, इसको समझने की आवश्यकता है। यानी कि अब व्यक्ति की कुंडली में ये सीए हैं, अगर इन्होंने लिखा है तो जन्म कुंडली में सूर्य और बुध धन का आवागमन और धन का नियमन करना, क्योंकि मंगल लग्न में थे, शनि लग्न में थे। व्यक्ति दूसरों का धन पचा जाए और डकार भी ना ले। व्यक्ति जो है वो दूसरों का धन पचा जाए और डकार भी न ले, ऐसी स्थिति बनती है। व्यक्ति दूसरों के धन को मैनेज कर दे, ऐसा कि पता ही ना चले कि धन आया भी था, ऐसी स्थिति व्यक्ति की बनती है। तो सोच के देखिए कि सीए का काम क्या होता है, धन बचाना, धन को मैनेज करना, ये काम ये करते हैं। मंगल लग्न में बैठा है तो ये स्थिति है। ये ठीक स्थिति आपके ऋण के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि व्यक्ति ऋण ले पर डकार भी ना मारे, ये बात बनती है। ये कुंडली को गंभीरता से समझने की बात है। और वैसे आपकी कुंडली में अगर देखें तो 2 ही घर में ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति जो होता है वो बड़ा बेहतर होता है, बुद्धि से बुद्धिमान, क्योंकि सूर्य और बुध बड़ा चेहरा सुंदर बना दे, दाम्पत्य अच्छा रखे, राजा के निकट जाकर के बैठता है, उसके साथ लेन देन करता है, बड़े और ऊंचे ओहदे के अधिकारियों से इसके संपर्क होते हैं, राजसिक होता है, अपने घर में लगातार घर बनाता रहे। तो ये इतनी सारी बातें, ये आधे घंटे का वो कार्यक्रम यहां तक खत्म। एक चीज बताता हूं, दरअसल हम इतने ज्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं या इतने ज्यादा हम भौतिकवादी हो गए हैं, देहवादी हो गए हैं कि हमने अपने ऋषि महर्षि के ज्ञान की परंपरा को क्षुब्ध कर दिया है। और वस्तुतः मैं गारंटी से ये बात कहता हूं, गारंटी देता हूं लिख के, कि ज्योतिष से ऊपर कुछ है ही नहीं। ज्योतिष जैसे ग्रंथ से ऊपर कुछ भी नहीं है, जहां आकर के सारी चीजें शून्य हो जाती हैं और जहां आकर के सारी चीजें मौन हो जाती हैं। ये वेद का अंग है, वेदांग कहा जाता है, जिसपे आप भरोसा करें ना करें पर ये भरोसा दिलवा देती है। बस बात इतनी सी है कि दिलाने वाला कैसा है, दिलाने वाला कैसा है। आपकी कुंडली को कितने दिमाग लगा करके, कितने तरीके से देखा गया है, कितना ढूंढा गया है, कितना उसको जांचा गया है, कितना परखा गया है, कितना आपके परिस्थिति के साथ उसका साम्य कितना बनाया गया है, कितने तरीकों से देखा गया है। अब इसी कुंडली को अगर मैं 10 घंटे भी बांचना चाहूं, नॉन स्टॉप बांच सकता हूं, नॉन स्टॉप बांच सकता हूं। लेकिन समय की कमी या फिर देखने वाले लोगों की संख्या की कमी, कि कई बार आपके ही मेहनत को जब उस तरीके का परिणाम नहीं मिलता है तो मन क्षुब्ध हो जाता है, छोटा हो जाता है कि क्या फायदा है उस मेहनत का कि जो परमात्मा के भरोसे ही रखने को छोड़ दे। तो ये बात है। वस्तुतः दिमाग सभी लगाना चाहते हैं और देखना सभी चाहते हैं, पर हमारी अवस्था है कि हम अपनी ही कुंडली को कई बार नहीं समझना चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चीजें होती हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ये आपकी कुंडली थी, ये आपका नवांश था, और ये आपका नवांश, ये आपका दशमांश, और ये ठहरा मैं। अब क्या बताऊं? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में जो चीजें बनी हैं वो मैंने यहां से बताने का प्रयास किया, जो चीजें नहीं बनी हैं वो भी मैंने यहीं से बताने का प्रयास किया है,
और जो चीजें बनेंगी वो आपके कर्मों के आधार पर और आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर बनेंगी। पर वस्तुतः आप बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बदला सब कुछ जा सकता है, बदला सब कुछ जा सकता है, पर वस्तुतः आपके कर्म कितने सुदृढ़ और कर्म कितने मजबूत थे। मैंने क्या बात कही थी किसी कार्यक्रम में कि आप थाली रख के और बैठ जाइए। भोजन स्वतः आपके पेट में परमात्मा ने चाहा तो चली जाए और डाल देंगे, क्योंकि प्रहलाद को डाला था ना, और ध्रुव को भी डाला था। बस समस्या यह है कि हमारे पास उतनी भक्ति करने की ताकत ही नहीं है और हमारी विश्वास करने की परंपरा उतनी सुदृढ़ और मजबूत नहीं है। इस वजह से हम वो ठिकरा किसी दूसरे पे फोड़ देते हैं कि नहीं, मेहनत करना ही होगा, वो निवाला डालना ही होगा। नहीं डालो, आप ताला बंद करो और चाबी दे दो दूसरे को, और नीचे मंदिर घर के अंदर मंत्र जपना पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करिए, नाम स्मरण शुरू करिए, ताला भी खुलेगा और आप बाहर भी निकलोगे। गति और स्थिति और मन स्थिति के ऊपर ये बात निर्भर करती है। बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो कर्म होता है वो क्या होता है? जो छोड़ दिया वही कर्म है। वस्तुतः जीवन में कर्म का मतलब ही होता है छोड़ना, पकड़ना नहीं। पकड़ना तो अनुरागी बनाता है चीजों से। वस्तुतः कर्म का मतलब वैरागी होना होता है। आप वैरागी हो जाओ, बातों को छोड़ो, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, किसी ने कुछ दे दिया कोई बात नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ जल जाना है, सब कुछ नष्ट हो जाना है, सब कुछ भस्म हो जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नहीं रहेगा। यही चीज जब दिमाग में बन जाए तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति होनी उसी दिन से तय है। हम यही सोच लेते हैं, नहीं ये नुकसान हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप उससे जुड़ जाते हैं, बहुत अंदर तक आपकी घसीटी हो जाती है, उसमें चिपक जाते हैं। इस वजह से वो आपको अनुरागी बना देता है, जबकि कर्म का वास्तविक जो अर्थ होता है वो वैरागी बनाना होता है। छोड़ दो, पकड़ो मत, चाहे बातों को हो, चाहे लोगों को, चाहे वो दुनिया को। बस यही बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।